नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो साथियों, आज हम 500 प्रश्नों की श्रृंखला को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपका आज 61 से लेकर के 80 तक कुल 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है साथियों, कल आपको यानी 26 तारीख को आपको 100 प्रश्नों की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है, यानी 26 तारीख को आपको इसकी PDF यानी 100 प्रश्नों की PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। यह प्रश्न हमने कल होमवर्क दिया था साथियों, तो आपने इसका उत्तर खोजा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला बताएगा। तो क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था? तो यह खेला गया था 1975 में खेला गया था, 1985 में, 1965 में, 1945 में। तो कब खेला गया था? तो यह खेला गया था आपका 1975 में खेला गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होने वाला। ठीक है, पहला विश्व कप साल 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। प्रश्न आता है पहला विश्व कप कहाँ खेला गया था? आपका इंग्लैंड में खेला गया, तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला विश्व कप आपका कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, जिसके अंदर आपकी कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो प्रश्न आ जाता है कि जो पहला विश्व कप खेला गया था उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आपकी 8 टीमों ने भाग लिया था। जिसके नाम यदि आपसे पूछे जाएँ तो कौन कौन हो जाते हैं? आपका इंग्लैंड हो जाता है, भारत हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाती है, ठीक है, पाकिस्तान है, और वेस्ट इंडीज हो जाती है, आपकी न्यूजीलैंड हो जाती है, और साथ में श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका। आपके ये 8 देशों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। यदि प्रश्न आता है कि विश्व कप जो क्रिकेट का पहला विश्व कप है ना, किन दो के बीच में फाइनल मैच हुआ था? तो फाइनल मैच के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। फाइनल किसके बीच में हुआ था? तो फाइनल खेला गया किसके बीच में? फाइनल खेला गया था तो ऑस्ट्रेलिया, आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ में फाइनल खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के साथ में फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है साथियों, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है, वेस्ट इंडीज के साथ में खेला गया था। जिसमें किसने जीत हासिल की थी? तो आपकी वेस्ट इंडीज ने क्या की थी, जीत हासिल की थी। इसको भी आपको क्या है, याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? तो बताना है आपको कि मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए आपके सामने है, पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। क्या पृथ्वी की त्वचा हो जाएगा? ऑप्शन बी है, पृथ्वी की ढाल कहते हैं, पृथ्वी की सतह कहते हैं, पृथ्वी की छाया कहते हैं। तो बताइएगा क्या कहते हैं, मिट्टी की को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को कहा जाता है पृथ्वी की त्वचा। ठीक है, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्या होने वाला है? तो ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जान लेते हैं मिट्टी के बारे में थोड़ा। देखो, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो चट्टानों के टूटने व खिसकने से मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है आपका? देखो, मृदा निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने व खिसकने से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, ताजी गली सड़ी पत्तियां, इसमें क्या शामिल होती हैं? आपकी ताजी सड़ी गली पत्तियां, मृत जीव होते हैं, अवशेष जैसे रेत के कण आदि मिलने से होता है। मृदा की ऊपरी परत को बनने में कम से कम 300 से 800 वर्ष तक का समय लग जाता है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से कि मृदा के बनने में कितने वर्षों का समय लग जाता है, तो 300 से आपको बताना है 800 वर्षों तक का समय लग जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? आपके हो जाते हैं मृत जीव शामिल हो जाते हैं, पत्तियां हो जाती हैं, ठीक है, अवशेष हो जाते हैं, जैसे रेत के कण आदि शामिल होते हैं। ठीक है, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, और आगे एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने की संभावना है। ठीक है साथियों, चले हम आगे अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितना % पानी होता है? तो साथियों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें पहले। ठीक है, फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्या होने वाला है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितना पानी होता है? तो 10 से 20 होता है। क्या
40 से 50, 80 से 90, 30 से 40, यानी परसेंटेज में सारे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, इतना परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज में आंसर है। ठीक है, याद रखना है। तो पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितना पानी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला सी होगा। क्या होगा? सी। जो 80 से 90% पौधों में क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। तो देखो, शाकाहारी पौधों में औसतन ताज़ा वजन 80 से 90% होता है। किसकी बात की जा रही है? शाकाहारी पौधे होते हैं। पौधे भी दो तरह के होते हैं, मांसाहारी भी पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाता है घटपर्णी पौधा हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो औसतन शाकाहारी पौधों में औसतन 80 से 90% पानी होता है। ठीक है, लकड़ी के पौधों औसतन ताज़ा वजन कितना होता है, 59% से ज़्यादा पानी होता है। कितना? 59% से ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, पौधों की कोशिका में पानी का प्रतिशत लगभग 80 से 90% होता है। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, चलें आगे, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने वाला यूएस मिशन है? तो बताना है आप सभी को कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा? तो जिसका ये राइट आंसर होने वाला क्या होगा, जल्दी से बता देना है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो ओसिरिस REX आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है। जो क्या करता है, क्षुद्र ग्रहों से नमूनों को एकत्रित करने वाला यूएस का एक मिशन है। ये क्या करता है, क्षुद्र ग्रहों से क्या एकत्रित करता है, नमूनों को एकत्रित करता है और हमें क्या है, भेज देता है वहाँ से। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओसिरिस है। REX के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। DRDO की प्रयोगशाला को कितने प्रौद्योगिकी समूहों में समूहीकृत किया गया है? तो आपको बताना है कितने समूहों में समूहीकृत किया गया है। यहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो DRDO से आपको प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको। ए आपका ऑप्शन हो जाता है 14 हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है 10, सी ऑप्शन हो जाता है 7 और डी ऑप्शन हो जाता है आपका 5। ठीक है, तो बता देना है आपको DRDO जो है आपका जो प्रयोगशाला है कितने प्रौद्योगिकी समूहों में समूहित किया गया है, तो बताना है आपको कितने में किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है इसे, तो समूहीकृत किया गया 5 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको और किस किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखो, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है। ठीक है, यह क्या है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह भारत सरकार सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। DRDO का काम है रक्षा से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्य करना। ठीक है, इसका कार्य क्या है, जिस रक्षा से संबंधित विकास कार्य सभी करवाना। जैसे DRDO की स्थापना आपकी कब हुई थी, प्रश्न आता है, तो DRDO की स्थापना आपकी 1958 हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके एग्जाम में सन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न मैं आप देख भी रहा हूँ कि हर सेट में आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो DRDO की स्थापना 1958 हुई थी। कब हुई थी, तो आपकी 1958 में हुई थी। यह रक्षा विकास संगठन और कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों से मिलकर बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रश्न आता है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका हो जाता है नई दिल्ली में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, तो नई दिल्ली में हो जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। DRDO की कई प्रयोगशाला हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कार्य करता है। रक्षा उपकरण भी बनाने का काम करता है। वैमानिकी यानी वायुयान बनाने का भी काम करता है। आयुध यानी युद्ध क्षेत्र में जो भी हमें हथियारों की आवश्यकता होती है, उन हथियारों को बनाने का कौन काम करता है, तो यह DRDO करता है। ठीक है, युद्ध इंजीनियरिंग में ये कार्य करता है। जीव विज्ञान क्षेत्र में भी यह कार्य करता है और सामग्री जैसे मिसाइल, नौसेना प्रणाली जैसे क्षेत्र के अनुसंधान कार्य करती है। ठीक है, कौन करती है, ये सारे कार्य कौन करता है, DRDO करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, देखो, रक्षा सेवाओं के लिए, जैसे जो आर्मी हमारी सेनाएं होती है ना, सेनाओं के लिए हथियार बनाने का काम कौन करता है, तो DRDO हमारा हथियार बनाने का भी कार्य करता है। ठीक है, जैसे हथियार, सेंसर, प्लेटफॉर्म यानी अन्य उपकरणों को बनाने का कार्य कौन करता है, तो DRDO करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य कौन करता है, ये सारी कार्य कौन करता है, डीआरडीओ। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय आपका हो जाता है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1958 में हुई थी। ठीक है, तो डीआरडीओ की प्रयोगशाला को कितने प्रौद्योगिकी समूह में समूहीकृत किया गया है, यह 5 समूहों में समूहीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपके 4-5 तरह के प्रश्न बन जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ करके और समझ भी लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, सेशन समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, किसी रहवासी जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव को लाभ होता है तो कहलाता है। प्रश्न में कह रहा है किसी रहवासी यानी एक जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव लाभ लेता है तो क्या कहलाता है, दूसरा जीव लाभ लेता है और दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना तो वह क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सहभोगी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। कौन इसका जो राइट आंसर देने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले किसने इसका राइट आंसर दिया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स आपके नीचे दी गई है, उसमें आपको इसका क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर देना है। ठीक है साथियों, तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा साथियों, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका सहभोगी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कितने लोगों का ये वाला आंसर गलत हुआ है। तो सहभोगी हो जाता है किसी रहवासी जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव को लाभ लेता है तो क्या कहलाता है, तो सहभोगी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी दूसरे जीव को प्रभावित नहीं करता है, यह क्या करता है, दूसरे जीव को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इस परिभाषा को आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसे बोलते हैं सहभोजी। ठीक है, चलें आगे, और भी प्रश्न आपके बनते हैं जैसे परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन करिएगा, इसके करके नहीं जाना है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा साथियों। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाता है। चलो जान लेते हैं, स्वपोषी, अपरपोषी, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है, इन सभी के बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन को खुद बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन को कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्पादक भी कहा जाता है। ये जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए स्वपोषी के उदाहरण बताइए या एग्जाम्पल आपके ऑप्शन आ जाते हैं, तो स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वयं स्वपोषी कहते हैं। आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम किस पर निर्भर रहते हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, हम स्वपोषी नहीं है। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। ठीक है, तो यह स्वपोषी कहलाएंगे। अब बात करते हैं परपोषी। परपोषी कौन होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए कहाँ पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। ये जीव उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कुत्ता है, पक्षी है, मछली है, मनुष्य है, सभी परपोषी हैं। ठीक है, हम सब लोग किस में आते हैं, परपोषी में आते हैं। मनुष्य किस में आता है, परपोषी में, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर हो गया, जानवरों पर हो गया। ठीक है, हमें दूध चाहिए तो जानवरों से हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, हमें खाने की चीज़ें चाहिए जैसे अनाज वगैरह चाहिए तो हम पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों पर हम निर्भर होते हैं। ठीक है, और जानवरों पर भी निर्भर होते हैं। तो मनुष्य कैसा है, परपोषी है। ठीक है, कुत्ता कैसा है, परपोषी है। पक्षी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ये परपोषी के उदाहरण है। यहाँ से आपको इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब प्रश्न आता है स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा इतने से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहीं पर परजीवी। अब परजीवी कौन होते हैं, जो जीव किसी दूसरे जीव पर या उसके अंदर रहता है, उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। समझ में आया होगा, जिससे कोई जीव दूसरे को अपना भोजन प्राप्त करता है, जिससे कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है, जैसे आपके जुआ हो गया, जुआ होते हैं ना जो जानवरों में हो जाते हैं, आपके सिर में हो जाते हैं, वो कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, तो जो जुआ होते हैं ना वो आपके मान लो सिर में हो गए, तो भोजन किससे प्राप्त करेंगे, मनुष्य से प्राप्त करेंगे। जो मनुष्यों में क्या हो जाते हैं, जुआ हो जाते हैं। ठीक है, जानवरों में क्या हो जाती हैं, किलीली वगैरह हो जाती हैं। आप सबने पूछा होगा, किलीनी होती है ना, छोटे छोटे कीट होते हैं जो जानवरों में चिपके रहते हैं, उन्हें किलीनी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, परजीवियों को धारणा है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे हैं, परजीवी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब आता है आपका सहजीवी। जब 2 या 2 से ज्यादा जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं
और एक साथ रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीविता। जैसे आपने देखा होगा भैंस, जानवर होते हैं ना, जानवरों की पीठ पर बगुला बैठा हुआ देखा होगा, तो जानवरों की पीठ पर बगुला क्यों बैठा है? ये प्रश्न भी आपका सीडीएट में पूछा जाता है कि जानवर की पीठ पर बगुला बैठा है तो क्या बैठा है, तो वह क्या है, उसके जो कीट होते हैं ना, जानवरों में कीट कीट लगे होते हैं, जैसे किलीली वगैरह, जुआ वगैरह होते हैं, उन्हें खाने के लिए बैठता है उसमें, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं, ठीक है। जब दो जीव आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं और बिना किसी नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उससे बोलते हैं सहजीविता, ठीक है। जैसे ये तो जानवरों का हो गया, जैसे लाइकेन है आपका, लाइकेन कहाँ होते हैं, तो पौधों की जड़ों में होते हैं, ठीक है। ये सहजीवी पौधा है, लाइकेन कैसा है, सहजीवी पौधा है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रहना। जैसे फंगी है, जो फंगी से होती है ना, फंगी वगैरह हो जाती है, मृत जीवी बोलते हैं, ठीक ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं। जो मृत यानी सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो फंगस जो हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, मृतजीवी के साथ में रहते हैं। कौन कौन, जैसे लाइकेन एक सहजीवी पौधा है जिसमें शैवाल सफोसी है, शैवाल तो कैसा है, सफोसी है, और फंगस कैसा है, मृतजीवी है। दोनों कैसे हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको भी समझ में आ गया होगा। यही हम बात कर लेते हैं मृतजीवी की। मृतजीवी क्या होते हैं, देखो जो जीव मरे यानी सड़े गले जीवों के से अपना भोजन करते हैं ग्रहण, उन्हें क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मशरूम है, कुकुरमुत्ता आपका, ये क्या है, मृतजीवी के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा साथियों। यदि यह टॉपिक क्लियर हो गया आपका तो एक लाइक जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने इसी, यदि किसी प्रश्न का, यदि किसी तरह का आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें, तो मैं क्या करता हूँ अगली क्लास में उस चीज़ को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्या है वह चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। चलते हैं हम आगे, बात करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल किस पेड़ की पूजा करते थे। देखो साथियों, आपके इस तरह के प्रश्न भी एमपी टेट में पूछे गए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना है, ठीक है। आप ये पर्यावरण में इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे गए, ठीक है, एमपी टेट में। तो महुआ और कदम के पेड़ को पूजा करते थे क्या, इमली और आम के पेड़ की पूजा करते थे, पीपल बरगद के पेड़ की पूजा करते थे, केले और नारियल के पेड़ की पूजा करते थे। तो बताना है आपको मुंडा और संथाल के जो जनजाति के लोग थे वो किस पेड़ की पूजा करते हैं, यह पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये किसकी पूजा करते थे, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो यह महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ से आपको यह याद रख लेना है, ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है, ठीक है। चलें हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु तेल खाने वाला जीवाणु है जो समुद्र में फैले तेल को साफ कर सकता है, बताइएगा कौन सा है। कॉलीफॉर्म ऑप्शन बी है, अल्केनिबोरेक्स ऑप्शन सी है, थियोबैक्सिस ऑप्शन डी है, स्टेप्टोकोकस। तो बताना है आपको ऐसा कौन सा जीवाणु है जो जैसे समुद्र होता है आपका, समुद्र के ऊपर क्या है, बड़े बड़े जहाज जो लोग चलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके ऊपर क्या है, उनके ऊपर जो कच्चा तेल आता है वो क्या है, किसी घटना की वजह से उसके ऊपर फैल जाता है, ठीक है। तो वो समुद्र की ऊपर परत बना लेता है, इस तरह से क्या बना लेता है, पानी के ऊपर इस तरह से परत बना लेता है। इस परत को नष्ट करने के लिए कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो वो बताना है, ठीक है। जो इसे समुद्र में फैले हुए तेल को साफ कर सकता है, उस जीवाणु का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो डी नंबर का हो जाएगा, क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा जीवाणु है जो क्या करता है, जो समुद्र की सतह पर तेल होता है ना उसे क्या करता है, खा लेता है, यानी उसे नष्ट कर देता है, यानी उसका शुद्धिकरण करता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 68, 68 का जो राइट आंसर है, एक सेकंड साथियों, तो सॉरी साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह प्रश्न क्या है, गलती से गलत हो गया मेरे से, तो अल्केनेबोरेक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो समुद्र पर फैला हुआ तेल होता है उसे क्या करता है, नष्ट करके साफ करता है, यानी ऑप्शन आपका बी होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अल्केनेबोरेक्स, इसे आपको याद रखना है। डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है बी होगा, ठीक है, गलती से डी हो गया था, ठीक है। आगे सही कर लेना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपके सामने है,
तो बताना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, ठीक है। CFC लगातार समताप मंडल में कौन सी रेडिकल उत्पन्न करती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं? तो कौन सी है बताना है आपको। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती है आपकी, फेरोक्सी एक्साइड नाइट्रेट हो जाती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है आपकी, क्लोरीन हो जाती है। तो बताना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होने वाला है। CFC लगातार समताप मंडल में कौन सी रेडिकल उत्पन्न करते हैं? तो बताना है कौन सी करते हैं ये। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी होने वाला है। क्या होने वाला है? डी, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना। क्लोरीन है जो क्या करता है आपका समताप मंडल में रेडिकल उत्पन्न करते हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अपने शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और इसके पाए जाने की संभावना है। तो बताना आपको इसके पाए जाने की संभावना कहाँ पर हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र में हो जाती है क्या, रेगिस्तान में हो जाती है क्या, महासागर में हो जाती है क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हो जाती है क्या। तो बताना है आप सभी को कहाँ पर हो जाएगा। इस तरह का जीव आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये पूछा गया प्रश्न में। किस तरह का? जो अपने शरीर पर धारियां रखता है, मांसाहारी है, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से आगे के लिए दौड़ता है। इस तरह की आपके लिए ये लाइन बनाई गई, इससे आपको पता लगाना इस तरह का जीव आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यह जीव आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिल जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही होने वाला है। चलें आगे, अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। अपने शरीर पर, यह वाला हो गया। अगला है, उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफी असहनीय हो जाता है। इसे आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो बताना है किस रूप में जाना जाता है। इस तरह के आपको हिंदी नाम से संबंधित प्रश्न भी बनकर आ सकते हैं। काल बैसाखी बोलते हैं, अक्टूबर गर्मी बोलते हैं, बारडोली चीरा बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो बताना है आप सभी को 71 का जो राइट आंसर है क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफी असहनीय हो जाता है। इससे आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो बताइएगा किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी अक्टूबर की जो गर्मी होती है वो कैसी हो जाती है? असहनीय होती है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछा गया है। जो इसका राइट आंसर है बी माना है। क्या माना है? बी माना गया है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है ये रहा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? तो बताना आपको कैसे काम करता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। ऑप्शन बी है जीवाणुओं के केंद्रक पर कार्य करे। ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रियाओं को रोकता है। ऑप्शन डी है मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि। तो बता देना है आपको इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो, एंटीबायोटिक के बारे में बात की गई है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है। तो यदि प्रश्न आपका पूछा जाता है, एक प्रश्न और मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी होने वाला है। क्या होने वाला? ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनने वाली जीवाणु प्रक्रियाओं को रोकता है। क्या करता है ये? जो कोशिका की भित्ति बनाने वाली जीवाणु की प्रक्रिया होती है उन्हें क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको कि पेनिसिलिन की खोज किसने दी थी। कौन आंसर देने वाला है कमेंट बॉक्स में, मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है साथियों। तो आपको बता देना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आने की संभावना है। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका जो राइट आंसर है कौन बताने वाला है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपके सामने, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस शिक्षण आधारित है। तो बताना आपको जो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस शिक्षण आधारित किस पर आधारित है। केवल सिद्धांत यानी थ्योरी पर आधारित है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल पर आधारित है, ठीक है। थ्योरी कम प्रैक्टिकल पर आधारित है और प्रैक्टिकल। तो बताइएगा किस पर आधारित हो जाता है आपका। प्राइमरी स्तर की बात की गई है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। स्तर कौन सा है आपका? प्राइमरी, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 वाले शिक्षक बच्चों की बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, यानी हमें बच्चों को क्या है करके सिखाना चाहिए। कैसे सिखाना चाहिए? करके, ठीक है। करके सीखने पर अधिक क्या है जोर देता है। एनसीईआरटी भी क्या करती है? करके सीखने पर ही जोर देती है, ठीक है। बच्चों को हमें क्या है करके सीखने, जैसे कोई हम उन्हें नंबर सिखा रहे हैं तो नंबर सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे छोटे छोटे कंकड़ लेंगे, उन्हें हम बच्चों के सामने रखेंगे और पूछेंगे यह कितना हो गया। इस तरह से हम उन्हें बताएंगे, ठीक है।
तो उन्हें करके बताना होता है सब कुछ, हमें उन्हें इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से करके बताना होता है, ठीक है। जिससे क्या है बच्चे अधिक सीखते हैं, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, ठीक है, करके सिखाना, ठीक। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइएगा? जैविक विभव कहलाता है, वहन क्षमता कहलाता है, जनसंख्या आकार कहलाता है, पर्यावरणीय अवरोध कहलाता है। तो बताना आप सबको क्या कहलाता है यह। ऑप्शन नंबर 75, सॉरी क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वहन क्षमता हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर है वहन क्षमता है। पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और सहयोग क्या कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको क्या है बहुत ही कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको इसका जो राइट आंसर लगेगा जनसंख्या आकार। तो जनसंख्या साइज नहीं होगा, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या का सहयोग पूछा है। व्यक्तियों की यदि संख्या का सहयोग पूछा है तो आकार कैसे हो जाएगा, ठीक है, आकार नहीं होगा। जनसंख्या तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आकार नहीं होगा, ठीक है। तो वहन क्षमता हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मानव की किस गतिविधि द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। तो बताना है किस गतिविधि के द्वारा है जो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तो पेड़ पौधों की कटाई से हो जाता है क्या, जानवरों को शिकार करने से हो जाता है क्या, खुदाई करने से हो जाता है क्या, यदि पेड़ लगाएंगे तो क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा क्या, बताओ आपको। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि आप क्या करोगे, पेड़ों की कटाई करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ओजोन छिद्र है क्या है बताइए। वातावरण में छिद्र है क्या, जलमंडल में छिद्र है क्या, क्षोभमंडल में छिद्र है क्या, ओजोन परत का विनाश है क्या। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है वो आपसे पूछा गया है, ये मान लो, ठीक है। बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 77, देखो ओजोन परत का विनाश है, ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन परत का विनाश है, ठीक है। क्षोभमंडल नहीं होगा, जलमंडल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में तो पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते इसकी। वातावरण में छिद्र भी तो नहीं होने वाला, ये हो जाएगा ओजोन परत का विनाश, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता देना ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपको बता देना है, ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताना सभी को। इस तरह के प्रश्नों के जो मैं कमेंट बॉक्स में बोलने को बोलता हूँ उसकी आप कमेंट कर दिया करें, जिससे क्या है आप कभी भी पढ़ते हो तो वो इसका क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर रिवीजन भी कर सकते हो। जब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ना तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी जो प्रश्न का उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, ठीक है। जिससे क्या है अन्य किसी बच्चे का यानी अन्य किसी साथी का लाभ हो सकता है, क्योंकि मान लो किसी और साथी को नहीं आ रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखा है तो वह क्या है वहाँ पर जाकर के देख लेगा और अपनी तैयारी में उस चीज़ को क्या है सम्मिलित कर लेगा। जिससे क्या है आपके साथ साथ में आपका तो रिवीजन हो जाता है और उसको क्या है नई जानकारी पढ़ने को मिल जाती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। भले ही आप 4-5 कमेंट करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी कमेंट हो जाए उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करें। जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, उसका कमेंट जरूर कर दिया करें। तो यह बताना है आपको कि ओजोन परत के छिद्र के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पर्यावरण को क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। मान लो आप पर्यावरण में के अंदर क्षति हो रही है, ठीक है, क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण करेंगे, भूमि का भराव करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे, क्या करेंगे। मान लो आप पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आपसे ही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो कम उपयोग करेंगे, वस्तुओं का कम उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे, ठीक है, और पुनः चक्रण करेंगे। इस तरह के क्या है सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं 3R बोलते हैं। क्या बोलते हैं 3R सर्कल है ये आपका, ठीक है। 3R सर्कल में क्या होता है, देखो कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, ठीक है, 3 तरह की चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। इसे बोलते हैं 3R। आपसे प्रश्न आ भी सकता है कि 3R क्या होता है। तो 3R का भी यही आंसर होने वाला है, जो पर्यावरण की क्षति रोकने के लिए आप करोगे वह 3R का आंसर होने वाला, ठीक है। यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है 3R क्या होता है, ठीक है। चले आगे, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है बताइए। ह्यूरिस्टिको शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ह्यूरिस्टिको शब्द का अर्थ है जानना है, खोजना है, सीखना है और खोजना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। 79 का
ऑप्शन हो जाएगा डी, यूनेस्को शब्द का जो राइट आंसर हो जाएगा खोजना, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या जलवायु मृदा वन क्षेत्र संसाधनों नौ वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? बताइए किसको प्रकट करते हैं, बताना है। प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है, सामाजिक मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है प्राकृतिक मानचित्र, यानी फिजिकल मैप्स होते हैं जो जलवायु को, आपको मृदा वन क्षेत्र, ठीक है, संसाधनों नौ वर्षा आदि को प्रकट करते हैं। क्या इन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक मानचित्र, यानी फिजिकल मैप्स बोलते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये प्रश्न आपका होमवर्क प्रश्न है साथियों, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 से हम अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सेशन कैसा लगा, सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें साथियों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ के लिए आप क्या करना है, आपको पीडीएफ के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे V4 स्टडी के नाम से तो आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करे न कर सके गुरु करे सो होए।